आज से 50 वर्ष पूर्व जब भारत उठा था, प्रातःकाल तब भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम पड़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से उन्होंने देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगाया था। और आप देखिए विडंबना कि आज 26 तारीख को 18वीं लोकसभा चल रही होती है और माननीय ओम बिड़ला जी दोबारा चुन करके निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित होकर स्पीकर का निर्वाचन होना, जनरली हम इन विषयों में हमेशा कंसेंसस देखते हैं, मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर ओम बिड़ला जी दोबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पति बनते हैं। वाचस्पति के कुर्सी पर बैठने के पश्चात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल से तारुफ इंट्रोडक्शन कराइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके पश्चात हमारे स्पीकर वाचस्पति उन्होंने इमरजेंसी के विषय में कहा। इसमें कोइंसिडेंसेस क्या क्या है देखिए। 26 तारीख का कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कैबिनेट का। जब 50 वर्ष पहले 26 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल भारतवर्ष को ही आश्चर्य नहीं हुआ था, इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है। 25 और 26 के मध्य रात्रि के आसपास चिट्ठी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमति के उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए थे। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जिसके विषय में आज ओम बिड़ला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मोहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया। लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर का चुनना, सारे कन्वेंशन को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों द्वारा कल अपील करने के पश्चात भी कि कन्वेंशन नहीं है, स्पीकर पे इलेक्शन नहीं होता है, चलिए मिलके चलते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है। और दूसरा अहम विषय है कि कैबिनेट का इंट्रोडक्शन होता है और कैबिनेट को साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने टीवी पर पूरा देश देख रहा होता है। तारीख वही है, 50 वर्ष पहले सदन के पटल पर बिना कैबिनेट के अनुमति के आपातकाल लगाया जाना, और वह भी इंदिरा गांधी जी द्वारा। आज यह जो पूरी प्रक्रिया हुई है, मुझे लगता है इसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। निंदा प्रस्ताव लाया गया, ओम बिड़ला जी ने निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव के दौरान उन्होंने इमरजेंसी के समय जो जो विघ्न बाधाएं थी, जो दिक्कतें थी, उन सब दिक्कतों को ओम बिड़ला जी ने उजागर किया। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार से मीसा कानून में परिवर्तन करके नेचुरल जस्टिस को बाधित किया गया था, हजारों लोगों को किस प्रकार जेल में डाला गया था। और मैं बता दूं, 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था, लगभग 22 कस्टोडियल डेथ्स हुई थी। और जिन लोगों को जेल में डाला गया था, आप तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जो हमारे जनसंघ के लोग थे, नेता थे, उनके नाम से आप अवगत हैं। मगर आप कई लोग जानते हैं कि चरण सिंह जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, देवीलाल जी भी जेल गए थे, एम करुणानिधि भी जेल गए थे, एम के स्टालिन भी जेल गए थे, शरद यादव भी जेल गए थे। और सामने ही बैठे हुए थे आज ट्रेजरी बेंच के सामने श्री टी.आर. बालू, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था निर्वाचन के पश्चात। टी.आर. बालू साहब भी जेल गए थे इमरजेंसी में। विडंबना देखिए,
जैसे ही निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी के ऊपर ओम बिड़ला साहब रखते हैं, तुरंत कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं, हो अल्लाह शुरू कर देते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये उचित नहीं है, काहे का इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी, हाय हाय तौबा तौबा, सब शुरू हो जाती है। वेल के तरफ कांग्रेस के एमपी भागते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था आश्चर्य से कि कांग्रेस के सारे लोग तो भाग रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के लोग सब बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं और ठीक उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, बीच में टीआर बालू बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी उठे या ना उठे, चिल्लाएं या ना चिल्लाएं, वो एक बार अखिलेश जी को देखे, एक बार अपने लोगों को देखे। सारे लोग उनके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो उनको देखे, फिर अखिलेश जी को देखे, फिर टीआर बालू जी उनके बगल में ही है। दादी माँ ने क्या किया था टीआर बालू जी का, तब राहुल जी को याद आ जाए। फिर पीछे देखे तो टीएमसी वाले नजर आए, समाजवादी पार्टी वाले नजर आए। राहुल जी कभी खड़े होने की कोशिश करे, फिर दबा के अपने आप को बैठ जाएं। ये परिस्थिति इंडिया अलायंस की आज जो हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये तभी होती है जब आप अन्यायी होते हैं, अन्याय का साथ देते हैं और बड़ा न्यायवान दिखने का प्रयत्न करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी न्यायवान दिखने का प्रयत्न कर रही थी। कैसे? संविधान की प्रति खरीद के लाकर हाथ में पकड़ रही थी और संविधान बचाओ के नारे लगा रही थी। राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद के लाके हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। 42nd अमेंडमेंट क्या था? 38, 39, 40, 41st and 42nd amendment. These were the amendments which were made in the Constitution of India during emergency by Srimati Indira Gandhi. What was the 42nd amendment? 42nd amendment was the worst amendment ever made to the Constitution of India, in which all the powers of Supreme Court were repealed, in fact. Supreme Court was stripped of many of its powers. Supreme Court could not review if there was anything against the fundamental rights of the citizens of India. सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्टरल जो पिटीशंस होते हैं उन पे सुनवाई नहीं कर सकती थी। प्रेस फ्रीडम को गड्ढे में डाल दिया गया था। आप सबको याद होगा कि उस समय कोरा सिस्टम, जो कोरम होता है, कोरम पार्लियामेंट को बैठने के लिए और बिल पारित करने के लिए एक कोरम होता है। इतने लोग होंगे तभी जाके किसी बिल पे चर्चा हो पाएगी और वो जाके कानून बनेगा। असेंबली में भी कोरम होता है। 42nd अमेंडमेंट कैंसल्ड द कोरा। एक भी व्यक्ति अगर सदस्य मौजूद है और उसकी इच्छा है कि हम संविधान को बदल सकते हैं, तो वो एक सदस्य संविधान को बदलने की क्षमता रखता था। दे फिनिश्ड द कोरा सिस्टम। आप देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे जो हाड़ मांस के शरीर में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, उसके चारों तरफ हाड़ मांस का ये शरीर है। ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके चारों तरफ भारत का संविधान है। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन्वेंटेड। We can do away with the basic structure of the Constitution. संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ा जा सकता है, यह पहली बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था और यह 42nd अमेंडमेंट में रिफ्लेक्ट करता था। जो लोग भारत के संविधान को हाथ में पकड़ करके कल शपथ ले रहे थे और संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे, आज वो असमंजस में दिख रहे थे। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद उनका साथ नहीं दे रहे थे, ये परिस्थिति आज सदन के अंदर देखने वाली थी। जब माननीय ओम बिड़ला जी ने कहा कि जो लोग जेल गए थे और जिन परिवारों की क्षति हुई, जिन लोगों ने दूसरे
स्वतंत्रता के युद्ध में भारत को स्वतंत्रता दिलाया, उन सब परिवारों के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़े होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्य जो लगभग वेल तक आ गए थे, वो तभी भी हुड़दंग मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, मगर समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे, टीएमसी के लोग शांति से खड़े थे, डीएमके के लोग खड़े थे। इन सब को खड़े देख राहुल गांधी को भी अंततोगत्वा खड़ा होना ही पड़ा, असमंजस में कि करूं भी तो क्या करूं। सत्ता की भूख, याद रखिए उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में सत्ता की भूख। 1971 में करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया था और इंदिरा गांधी केस हार गई थी, तब अपने सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी आपातकाल लगाया था। और यही सत्ता की भूख राहुल गांधी और गांधी परिवार का आज इंडी अलायंस को डगमगा रहा है। जानते तो राहुल गांधी भी है कि गलती तो दादी ने की है, हमारे परिवार ने किया है, मगर असमंजस, क्योंकि सत्ता किस प्रकार से मिले केवल ख्याल उसी का है। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस पे तो अवश्य पूछिए। ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई है। मतलब कल जब हम कह रहे थे चलिए साथ मिलके चलेंगे, तब कह रहे थे नहीं जी हमारा कैंडिडेट भी होगा, हम गुल खाएं गुलगुले से। ठीक बात है, ये कह रहे हैं कि गुल खाए और गुलगुले से परहेज, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर कल तो कह रहे थे कि निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, और आज जब नतीजा सामने है, वो जानते थे संख्या उनके पास नहीं है, तो स्वाभाविक है और क्या बचता है कहने का, यही कहेंगे। मगर मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम सांसदों का, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो डीएमके के हो, जिन लोगों ने आज संवेदना दिखाई, जिन लोगों ने आज खड़े होकर मौन धारण किया, शांति पाठ की, उन लोगों के लिए जिनकी शहादत हुई थी, जिन्होंने बलिदान दिया था इमरजेंसी के समय, जिन परिवारों के लोग जेल में थे, उनके लिए उन्होंने शांति पाठ किया, उसके लिए हर सांसद को धन्यवाद जिसने सहमति जताई और जो खड़े हुए। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं बतौर प्रवक्ता, हम दोनों यहां मौजूद हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को। उन्होंने भी पूरे इस विषय को ट्वीट करके न केवल हम सबके बीच में जागरूकता रखी है, अपितु स्पीकर साहब ने जिस विषय को जागरूक किया, जिस विषय को हमारे समक्ष रखा, उस विषय को पार्टी की तरफ से पुरजोर समर्थन भी दिया है। किस चीज को किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं? संजय राउत जी को बताइए कि कंपैरिजन भी किसके बीच में किस चीज की कर रहे हैं? अविनाश, इंडिया टुडे। मोहित भट्ट, नहीं ठीक है, पूछ लीजिए, दोनों पूछ लीजिए। Standing in front of the Prime Minister when he's meeting Om Birla, the Speaker. How do you see this? So who is real Gandhi? Real Rahul Gandhi? Even we want to know. So all these years, I mean 2 terms that Rahul Gandhi we were seeing since 2014 till 2024, was that unreal Rahul Gandhi and a fake Rahul Gandhi, that today suddenly all these people have started saying that today's Rahul Gandhi is real Rahul Gandhi. And he's leading from the front.
I mean, they've always been saying that Rahul Gandhi has been leading from the front. But it leads us nowhere. That's the problem. I mean, Rahul Gandhi leading the Congress party from the front leads the Congress party nowhere. अविनाश का सवाल। हाँ, आपने अरविंद केजरीवाल जी पे सवाल पूछा था। अब मैडम केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो तानाशाही है। अब बताइए वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। जानती तो मन में है सब कुछ वो। अब अच्छा अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम चल रहा है, तो इसमें तानाशाही कहां से है? अब वो क्या करेंगी? अब देखिए पूरे विश्व में आप किसी भी, अब देखिए किसी को भी जो चोरी में या डकैती में पकड़ा गया हो, उसकी माताजी से या पत्नी से या पिताजी से पूछिए कि आपका बेटा, आपका पति वो जेल में है, ठीक है? तो वो बोलेगा नहीं, बदमाश है ये आदमी, पकड़ के ले गया। हमारा पति तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत भोला है। तो हर कोई बोलता है। राबड़ी जी भी हमेशा बोलती थी कि लालू जी तो बहुत अच्छे हैं, बेकार कर ले गया उनको, बहुत अच्छे आदमी, कोई पैसा नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, तो वो भी जेल गए। अरे खराब काम करिएगा तो जेल ही जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।